नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकी गतिविधियों को शाह देने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए मिलकर कार्य करने के किया आह्वान। बैठक में चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीगल सर्विसेज कैंप के जरिए लोगों को में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जारबोम गामलिन लॉ कॉलेज ईटानगर के छात्रों के प्रयासों की सराहना। कहा, इससे कानून के बारे में और लोगों के कानूनी अधिकारियों से जुड़े पहलुओं के बारे में बढ़ती है जागरूकता। प्रधानमंत्री के विशेष कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने के अवसर पर 30 अप्रैल को देश के सभी राज्यों के राजभवनों में कार्यक्रम का किया जाएगा विशेष प्रसारण। ईटानगर में दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे विशेष कार्यक्रम का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकी के उन्मूलन और आतंकी गतिविधियों को शाह देने या धन उपलब्ध कराने वालों के जवाबदेही तय करने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने या उन्हें समर्थन देने मानवता के प्रति अपराध है और इसका समाधान किए बिना शांति संभव नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत क्षेत्रीय सहयोग के एक ऐसे व्यवस्था का पक्षधर है जिसमें सभी सदस्य देशों के हित को और ध्यान रखा जाए, एक दूसरे के संप्रभुति और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। संगठन के सभी सदस्य देशों ने आतंक से निपटने, वंचितों और सहायता के मानवीय सहायता तथा आपदा राहत सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। बैठक में चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीगल सर्विसेज कैंप के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जारबोम गामलिन लॉ कॉलेज ईटानगर के छात्रों के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, ऐसे प्रयास प्रशंसनीय है और लोगों को इन्हें कानून के बारे में और लोगों के कानूनी अधिकारियों से जुड़े पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने राज्य सचिवालय ईटानगर में शुक्रवार को ब्रॉडबैंड कमेटी के 5वीं बैठक में भारत नेट और टेलीकॉम सेवा प्रोवाइडर्स द्वारा यूनिवर्सल सर्विसेज एप्लीकेशन फंड से राज्य के सुदूर और सीमांत क्षेत्रों में लगाए जा रहे 4G टावर की प्रगति की समीक्षा की। 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट की समीक्षा मुख्य सचिव ने प्रदेश के सुदूर इलाकों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जुड़े सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सेक्रेटरी IT और DDG टेलीकॉम से हर महीने 4G टावर लगाने की प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने के अवसर पर कल यानी 30 अप्रैल को देश के सभी राज्यों के राजभवनों में कार्यक्रम का विशेष प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा राजभवन ईटानगर में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल KT पटनायक मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियों और आकाशवाणी द्वारा रेडियो के अब तक के सफर पर विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम अपने अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल रविवार यानी 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के सफर पर पेश है एक रिपोर्ट। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिलकर के अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने ये माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें समाज के सभी वर्गों को कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 40% आयुष को जगह दी, जिससे इस सेक्टर को प्रोत्साहन मिला। प्लेटफॉर्म है जिससे देश की सभी वर्गों को कनेक्ट कर सकते हैं। जो काम परमाडन प्रधानमंत्री जी ने की है, अलग अलग बिंदु पर चर्चा करके देशवासियों को उजागर की है,
साहस दी है, शक्ति दी है, मनोबल दी है, दिशा दी है और अलग अलग विषय पर जानकारी भी दी है। तो जब उन्होंने अलग अलग बात रखे मन की बात में, तो इसके अंदर आयुष को भी जो जगह दिया, मुझे बताया गया है कि 40% उन्होंने आयुष को जगह दी है, क्योंकि आयुष को प्रमोट करने के लिए, आयुष की ग्रोथ के लिए जो निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम रखे, सहयोग की, इसकी वजह से आज आयुष जाग उठा है। आयुष के इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चर हो, रिसर्च हो, एकेडमिक एक्टिविटी हो, हर पैरामीटर पर आज आयुष ने जो अपनी काम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, इसके वजह से हमें भी बहुत मनोबल मिली है और नई पीढ़ियों को भी हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति के बारे में अवगत करने के लिए हमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दी है। अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस ऑफिस एसोसिएशन APCSOA ने राज्य सरकार से अधिकारियों की सीनियरिटी के अनुसार विभागों में नियुक्ति सहित लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आज अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए APCSOA के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के कई विभागों में जूनियर अधिकारी के अधीन सीनियर अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके मनोबल पर बुरा असर पड़ रहा है। संघ ने सरकार के सिविल सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। The main crux of all this agitation is to have a system in place that is impartial, that is objective. So इसी मुद्दे पे आते हुए हमारे काफी सालों से from decades we have been petitioning the government, praying the government, we have submitted lots of representations और इतने सालों के बाद भी कोई हल नहीं निकला है। तो आज मैं 4 कारणों को विस्तार से बताना चाहूँगा, जिसमें the first would be the posting of director at Urban Local Bodies Directorate. Second is director IT issue. Third is DPCs, जिसके तहत हमारे ऑफिसेस का प्रमोशन हुआ जाता है. And fourth is the posting of APCS offices in the Civil Secretariat. Just for the sake of APCS officer, it has been made mandatory, that too very recently. In the last year, the DPC that was conducted, it was made mandatory. Since 86, the clause of hard-soft posting was never included for APCS officers too, and which is not being done for any other officers of the state. But since last year, it has been made mandatory that we should be going to hard and soft postings, and citing that as an example, our प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार के लिए अधिक नामांकन किए जाने की अपील की है। केंद्रीय MSME मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में किए ऐसे प्रेरक प्रयासों के लिए दावेदारी पेश करने की अपील की है, जिससे इस क्षेत्र में संपदा का सृजन हुआ हो और आर्थिक वृद्धि की गति तेज हुई हो। इस पुरस्कार के लिए आगामी 10 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमानुएल नेपोलियन जीन डैनियल लेनिन ने शुक्रवार को ईटानगर के JN म्यूजियम का दौरा कर राज्य की जनजातियों के रहन सहन, कला और संस्कृति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि एक ट्वीट में इमानुएल नेपोलियन जीन डैनियल लेनिन के अरुणाचल दौरे का स्वागत करते हुए कहा कि ईटानगर के अलावा तवांग में उनके दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विधायक रोदेबुई ने युवाओं से समाज के सभी वर्गों के उत्थान में योगदान की अपील की है। अपर सुबनसिरी जिले के उली विलेज में शुक्रवार को आयोजित ततोर वेलफेयर सोसाइटी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रोदेबुई ने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यक्रमों
में लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर तागिन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष लर्गी रिगिया सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक ट्वीट में ngurang लर्निंग इंस्टीट्यूट द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में फ्री लाइब्रेरी स्टेशन स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ngurang मीना द्वारा स्थापित सेल्फ हेल्प रोड साइट लाइब्रेरी युवा पीढ़ी के लिए भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है और इससे लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को किताब उपलब्ध हो रही है। ईटानगर और नाहरलगुन डिवीजन की जल जीवन मिशन के अधिकारियों के एक दल ने मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया। इस स्कीम के तहत लेखी और निर्जुली पंचायत के 8 विलेज गांवों के हर घर को नल के जरिए जल पहुंचाने का लक्ष्य है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में इतौर फुटसल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर तमांग तामुक और रुक्सिन पुलिस स्टेशन के एसडीपीओ ताशी दारांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में 18 टीम हिस्सा ले रहे हैं। फुटसल ये भी एक फुटबॉल की तरह ही है, लेकिन इसमें 7 प्लेयर खेला जाता है और ये इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम। चांगलांग में असम राइफल्स द्वारा स्थानीय युवाओं के लिए आयोजित 1 महीने का ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज संपन्न हो गया है। इस कौशल विकास कार्यक्रम में जिले में 22 बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। असम राइफल्स की तरफ से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को स्वरोजगार के लिए ज़रूरी उपकरण भी प्रदान किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।